तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एक नई टेक्नोलॉजी डिजाइनिंग के लिए सीएसएस। अगर आप रिएक्ट में जा रहे हो, आपका एंगुलर है या आपका व्यू है, अगर आप डिजाइन आपका डेवलपमेंट है, तब भी आपको डिजाइनिंग की नॉलेज होनी चाहिए। सिंपल कह रहा हूं। अगर आप फुल स्टैक पे जा रहे हो तो अगर आपका बैकएंड है, गुड टू गो, लैंग्वेज पढ़ो, डेटाबेस पढ़ो, बिजनेस लॉजिक पढ़ो, खत्म कहानी। लेकिन अगर आपको फ्रंट एंड बैक एंड फॉर वेब डेवलपमेंट पार्ट, अगर आपको दोनों चाहिए, तो आपके पास HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, साथ में आपका जो बैकएंड में है। जिनका मन है, जिनका जावास्क्रिप्ट ही बैकएंड में है, तो उनके लिए गुड टू गो है, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। लेकिन जिनका आपका जावा जावा है, वो अलग टेक्नोलॉजी है, उसमें अलग टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट अलग टेक्नोलॉजी है, उसमें अलग टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो HTML, CSS की नॉलेज और JS की नॉलेज आपको डिजाइनिंग पार्ट, चाहे डिजाइनिंग करो चाहे फ्रंट एंड डेवलपमेंट करो, आना ही चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहां पे डिजाइनिंग की टीम अलग है, डेवलपमेंट की टीम अलग है। जो डिजाइनिंग की टीम है वो आपको UI बना के दे देगी, लेकिन जब आप उसको डेवलप करोगे रिएक्ट की मदद से, एंगुलर की मदद से, व्यू की मदद से, तो तब आपको क्या करना पड़ेगा? हो सकता है कि वो डिजाइन जब आप इंप्लीमेंट कर रहे होंगे तो वो डिस्टॉर्टेड हो जाए, वो फट जाए, वो दिखना अच्छा ना लगे। तो आप क्या बार बार UI डिजाइनर के पास जाओगे? साफ मना कर देगा, मेरा जो टास्क था मैंने कंप्लीट करके दे दिया, मेरे को नहीं पता एंगुलर, मुझे नहीं पता रिएक्ट, मुझे नहीं पता भाई वो वाला पार्ट। हल्का फुल्का तो कर देगा, लेकिन ज्यादा बोलोगे तो दिक्कत देगा। तो वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी CSS की, डिजाइनिंग की बेसिक, चाहे आपका डेवलपमेंट क्यों नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप फिर सैलरी बढ़ाने के लिए जाओगे तो सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होता। जब आप किसी टास्क को कंप्लीट करते हो ना, आप जब काम करोगे, तो आपकी एक सेल्स मैनेज होती है कि आपने एक साल में कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए, उस प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग कितनी थी, उसके बिहाफ पे आपकी सैलरी बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि आपकी तुरंत सैलरी बढ़ जाएगी। जो आपका फ्रेशर है उसकी 100% और जो मैनेजर है उसकी 5%। मानता हूं दोनों का सेम ही रेट होगा, उसके 5%, उसके 100%, दोनों में 5,000 का अंतर आएगा, क्योंकि उसकी सैलरी उतनी होगी, उसका 5% लगा लो। कहने का मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब ये है कि सैलरी में दिक्कत आएगी इंक्रीमेंट के टाइम पे। दूसरा केस, कभी कभार ऐसा होता है कि आपने बोला कि मुझे फ्रंट एंड पूरा आता है, तो पूरा काम आप पे चिपका दिया जाता है, करो। उसमें आपको HTML खुद से लिखना है, CSS खुद से लिखना है, JS का कोड खुद से लिखना है। इवन दो डेवलपमेंट आपको, फ्रंट एंड डेवलपमेंट आपको खुद से करनी है, तो वहां पे आपको इन दोनों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कुछ लोग कहेंगे हम बूटस्ट्रैप यूज कर लेंगे, टेलविंड यूज कर लेंगे, बना तो इससे ही है। सिंपल सी बात है। कल को अगर वहां पे दिक्कत आएगी तो ओवरराइड कैसे करोगे वैल्यू को, चेंजेस कैसे करोगे? तो इसकी नॉलेज आपको होनी ही होनी चाहिए। और अगर आपको CSS को पढ़ना है, सीखना है, तो खुद से इंप्लीमेंट कीजिए। जितना आप खुद से इंप्लीमेंट करोगे उतना आपको याद रहेगा। एक चीज पहली बात बता दूं, जो आप रियल टाइम में काम कर रहे होंगे आपको वही याद रहता है। तो बेस्ट वे टू लर्न इज प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप HTML, CSS के साथ डिजाइन बनाओगे उतना आपको याद रहेगा, अदरवाइज सर के ऊपर से चला जाएगा। ये एक बहुत कॉमन चीज है, आप खुद फेस करोगे। जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो पूरा डेडिकेशन आपका जावास्क्रिप्ट में हो जाएगा, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज गायब हो जाएंगी दिमाग से। ये एक नॉर्मल है, इसीलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलो जी, अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि कैसे आप किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाओगे। बट आज से हम करेंगे डिजाइनिंग के ऊपर काम। हल्का फुल्का तो मैंने आपको बता दिया था HTML में ही थोड़ा बहुत। आज हम उसको रिकैप करेंगे
और उसके बाद कल से हम उसमें एक्स्ट्रा पढ़ना चालू कर दें। चलो जी, तो मैंने एक अलग से फोल्डर बना दिया भाई, ताकि जो भी सीएसएस से रिलेटेड है सारे इसमें ही होंगे। पहला, आज सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू यूज सीएसएस, जो हमने पहले पढ़ा था हम उसको देखते हैं। मैंने लिखा HTML5। अगर आपको सीएसएस को यूज करना है तो आपके पास यहाँ पे तीन तरीके होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और आपका इनलाइन। चलो देखते हैं। इनलाइन है, दूसरा आपका इंटरनल और तीसरा आपका एक्सटर्नल। इन तीनों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बस रिकैप करना है। अगर आपको इनलाइन सीएसएस को यूज करना है तो आप क्या करते थे, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते थे, कलर और यहां पे लिख दिया रेड, आउटपुट। इस तरीके के इंप्लीमेंटेशन को हम इनलाइन सीएसएस कहते थे। क्या क्या इसके एडवांटेज हैं? एडवांटेज ये है कि डायरेक्ट टैग के साथ लिख सकते हो, बाय डिफॉल्ट इसकी टॉप प्रायोरिटी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेज में, पहला डिसएडवांटेज ये था कि कोड डुप्लीकेसी होगी। मैं मल्टीपल टैग में अगर सेम स्टाइलिंग करनी है तो दिक्कत आएगी, वो कोड डुप्लीकेट करना पड़ेगा। दूसरा डिसएडवांटेज क्या था कि भाई आप यहाँ पे सीएसएस के सारे फीचर्स को यूज नहीं कर सकते। तीसरी चीज, भाई सिंपल सी बात है, रिस्पॉन्सिव लेआउट नहीं बना सकते। फोर्थ पॉइंट आपके आपके पास क्या था, रीडेबिलिटी और मेंटेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर आप कोई डिजाइन बना रहे हो विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट, तो वो आपका एक ही प्लेटफॉर्म के लिए बनेगा, पहली चीज। दूसरा, कल को अगर आपने उसके ऊपर काम करना पड़ गया, उसको रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना पड़ गया, तो जितना टाइम आपने उसमें वेस्ट किया था ना, उससे दुगना लग जाता कई बार। मान लो 1 महीने का प्रोजेक्ट आपका 3 महीने का हो जाएगा। जो ऊपर बॉस बैठा है ना, वो सब कुछ कैलकुलेट करता है, हर चीज देखता है आपका, किसने क्या क्या किया, किसने क्या क्या नहीं किया है। अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत सारी कंपनी में बेंच पे चले जाते हैं लोग और फ्री की सैलरी निकाल लेते हैं। निकाला तो है विप्रो वालों ने भी, उन्हीं को तो निकाला है। और उसके बाद तुम ले ऑफ हो गए, और उसके बाद तुम क्या बताओगे? चलो झूठ बता लिया, झूठ बता दिया आपने, बहुत बढ़िया बात है, झूठ बता दिया। कब तक झूठ छिपेगा? सिंपल सी बात है, अगर राउंड ऑफ हुआ, क्योंकि वेरिफिकेशन होता है, तो झूठ अगर अगर आप बोल रहे हो, तो अगर आपके पास राउंड ऑफ वेरिफिकेशन हुआ, वहां की एचआर ने कुछ बोल दिया, तो भाई आपके यहाँ पे लेने देने हो जाएंगे। तो झूठ छुपता नहीं है। तो अगर आप जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उसको आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका कहीं ना कहीं फायदा पक्का होगा, नहीं तो नुकसान होगा। जब आपको मल्टीपल ड्रॉबैक्स मिले किसी पर्टिकुलर फीचर के, मत यूज करना उसको, एज कंपेयर टू ऐसे फीचर को यूज करना जिसमें एक आध ड्रॉबैक ड्रॉबैक हो, मल्टीपल आपको एडवांटेज मिल रहा हो, उसको यूज करोगे तो फायदा है। एक आध को निग्लेक्ट कर दिया जाता है। जैसे मान लो आप भाई टीम के साथ जब आप काम करोगे तो टीम के साथ आपका इंटरेक्शन बहुत कम है, आपको मतलब नहीं है किसी से, अपने काम से मतलब है, कंपनी आपको अभी भी नहीं निकालेगी। सिंपल कह रहा हूं, आपका टीम से बहुत इंटरेक्शन है लेकिन काम लेबर का नहीं कर रहे, सबसे पहले आपका ले ऑफ होगा। ठीक है, और जो आपको बचा रहा है, जिस दिन वो गया सबसे पहले तुम जाओ। तो ये भी सोच के चलना, कोई सगा नहीं होता। तो इसीलिए अगर आपको जो मैंने गलत चीज बोली कि ये बेकार है, इसको मत यूज करना, तो मत यूज करना। अभी से प्रैक्टिस रहेगी तो आगे प्रैक्टिस रहेगी, आपका वो होता है ना हैबिट, वो बन जाएगा। इनलाइन सीरीज लिखोगे, लिखते रहोगे, और वो बन जाता है हैबिट। हम बहुत से मजे लेते हैं, तुम भी लोगे। जब कंपनी में 4-5 लोग काम करोगे तो कोई ऐसे काम करता हुआ नजर आएगा और तुम उससे मजे लोगे बाद में। तो कोड ऐसा लिखो
जो कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव हो और जिससे आपका फायदा भी हो। कोड कोई देखे तो समझे सही, हाँ बढ़िया कोड लिखा है। तो इनलाइन सीएसएस को कभी यूज मत कीजिएगा, क्योंकि इसके मल्टीपल ड्रॉबैक्स है। ठीक है, एक आध होता तो बात होती, लेकिन मल्टीपल होने के कारण हम इसको कभी भी यूज नहीं करते। करोगे तो पहली बार में सुनाया समझाया जाएगा, दूसरी बार करोगे तो भी समझाया जाएगा, तीसरी बार में सुनाना चालू कर दिया जाएगा। ऐसा लगेगा बर्डन डाल रहा हूं, बर्डन आप डलवाओगे। चलो, इसके बाद दूसरा है इंटरनल। अगर हम बात करें इंटरनल सीएसएस की, तो जो भी ड्रॉबैक्स आपको मिलते हैं किसमें, इनलाइन में, वो सारे इसके एडवांटेज हो जाते हैं, प्रोज हो जाते हैं, और इसको यूज कर सकते हो अब यहाँ पे सबसे बड़ा इसका एडवांटेज क्या है, दोनों कोड सेग्रीगेट रहता है, तो पढ़ने में भी नीट एंड क्लीन लगता है, और साथ में दोनों कोड सेग्रीगेट होने के कारण आप रीडेबिलिटी और मेंटेन करना भी आसान हो जाता है। अब इंटरनल सीएसएस के अकॉर्डिंग मुझे इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। तो हमने पढ़े थे तीन, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर और टैग और एलिमेंट सिलेक्टर। चलो जी, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपका टैग सिलेक्टर ही यूज करूंगा और कलर देता हूं आपका रेड। मैंने यहाँ पे कलर रेड दिया है और बाय नेम दिया है, आप चाहो जैसा मन करे वो दे दो। आउटपुट देखें तो परफेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका सबसे बड़ा फायदा, आपने कोड एक बार लिखा और मल्टीपल बार रीयूज किया। हम हमेशा ट्राई पैटर्न को फॉलो करना पसंद करते हैं, डू नॉट रिपीट वाला पर। जितना ज्यादा उस कोड को रीयूज करोगे उतना आपका फायदा होगा। सीएसएस कम लिखो, एलिमेंट तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपको 5 बार पैराग्राफ चाहिए तो 5 बार पैराग्राफ लिखना ही पड़ेगा। यहां पर हम ट्राई मेथड को फॉलो नहीं करते, उसके लिए आई एम सॉरी। फायदे क्या क्या है, आपका सबसे बड़ा फायदा, टैग वाइड कोड डुप्लीकेसी नहीं होगी। दूसरा, सारी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हो, इवन दो सारी फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हो इसके अंदर। फोर्थ फोर्थ थर्ड है आपका, रिस्पॉन्सिव लेआउट बना सकते हो। फिफ्थ, सॉरी फोर्थ आपका हो गया मेंटेन करना, रीड करना। तो चारों इसके प्रोज हैं। कौन से पहला आता है कि लेंथ बढ़ जाएगी एचटीएमएल पेज की। दूसरा, अगर आपको मल्टीपल पेज बनाने पड़ गए, मान लो एक वेबसाइट है, उसमें होम पेज, उसका कॉन्टेक्ट अस पेज, उसका सर्विस पेज, उसकी सर्विस डिटेल पेज, अगर इन सारे फाइल्स बन गई आपकी, तो वहां पे पेज वाइज कोड डुप्लीकेसी हो जाएगा। इसका दूसरा नुकसान ये है। अगर हम बात करें इसका जो आपका, इसको कौन पूरा कर देता है, वो है आपका एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस एक आपका अलग से एक फाइल होता है जो कि डॉट सीएसएस फाइल होती है। उसके अंदर कोड लिखो, जो भी सीएसएस का कोड लिखना है, और जहां मन करे वहां पे उसको इंक्लूड कर दो, एचटीएमएल को बता दो। उससे एक फायदा होगा, सीएसएस का पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, अलग से फाइल होगी, वो यूनिवर्सल फाइल होगी, एक बार चेंज करोगे सब में चेंज हो जाएगा। इंटरनल के थ्रू करोगे तो हर फाइल में जाके आपको चेंज करना पड़ेगा, ये नुकसान। तो बना लेते हैं एक्सटर्नल फाइल, और उसको मैं लिख दिया, कुछ भी नाम दे दो, डॉट सीएसएस फाइल दीजिएगा। नाम एक्सटेंशन का डॉट सीएसएस होना चाहिए, जैसे एचटीएमएल का आपका डॉट एचटीएमएल था वैसे ही। अब यहाँ पे मैं लिखता हूं आपके पास, और यहां लिखा मैंने कलर, सेम चीज है लिखने का तरीका, और रेड। और उसके बाद अगर हम बात करें इसको यूज करना है, क्योंकि ये अलग से फाइल होगी, तो डायरेक्टली तो ये यूज कर नहीं पाएगा, सिंपल सी बात है। मैं ऊपर वाले कोड को कमेंट कर देता हूँ, डायरेक्टली तो अब है नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल फाइल है, तो एक्सटर्नल फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके लिए हम यूज करते हैं लिंक। उसके बाद हमेशा डॉट, अगर सेम डायरेक्टरी में डॉट डॉट स्लैश लिखिएगा, और स्टाइल डॉट सीएसएस। तो ये आपके पास है क्या, आपका एक्सटर्नल फाइल। इसका फायदा सबसे बड़ा कि बस आपको हर एक फाइल में ये इंक्लूड करना है, एक लाइन का एक्स्ट्रा।
ऑटोमेटिकली ये पूरा कोड जितना भी आप इसके अंदर लिखोगे वो आपका वहां पे आ जाएगा, आपकी डिजाइनिंग पूरी चल जाएगी। क्लियर है? ये फाइल पहले डाउनलोड होगी आपके, क्योंकि इसको बोला जाता है एसेट फाइल। तो जितने भी फाइल्स आपके एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं वो पहले आपके ब्राउजर में डाउनलोड होगी। सबसे पहले डॉक्यूमेंट फाइल बोले एचटीएमएल फाइल डाउनलोड होगी। उसके बाद जो भी आप लिंक कर रहे हो, जैसे इसको कर रहे हो, तो ये फाइल डाउनलोड होगी। इमेज फाइल अगर आप लगा रहे हो तो इमेज फाइल डाउनलोड होगी। पूरी डाउनलोड होने के बाद जब प्रॉपरली वो डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। एक भी चीज अगर डाउनलोड नहीं हुई तो उससे रिगार्डिंग जो भी चीज चाहिए थी आपको वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये फाइल डाउनलोड नहीं हुई तो इसके अंदर का कोड कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब स्टाइलिंग वर्क नहीं करेगा। अगर आपका इमेज फाइल डाउनलोड नहीं हुआ तो आपको इमेज नहीं दिखेगा। क्लियर है? ये है इसके साथ इश्यू। क्लियर? तो इसीलिए जो डेटा कंजप्शन होता है ना, वो फाइल के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जितना भी आपका डेटा डाउनलोड होगा, जो भी फाइल है, जितना फाइल का साइज है वो डाउनलोड होगा तो ही उतना डेटा आपका कंज्यूम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी वीडियो को डाउनलोड करो, जितनी उसकी साइज होती है उतना आपका मेमोरी खत्म हो जाता है। तो वैसे ही यहां पर भी, बीइंग एज अ डेवलपर, डिजाइनर को छोड़ो, डेवलपर की बात करते हैं, जितना कम हो सकता है उतना कम करने की कोशिश करता है। मान लो आपके पास एक इमेज है, उसका साइज है आपके पास 2 MB का, तो ये बहुत बड़ी बड़ी साइज हो जाती है। इससे आपके पेज स्पीड में भी फर्क आएगा। तो हम इसको अगर 2 KB तक ले आए तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये भी सोचना होता है हमें। क्लियर? ये भी क्या सोचना होता है। तो कहने का मतलब सिंपल ये है कि हमेशा जब भी कोई फाइल इंक्लूड करो तो वो जितना कम हो सकता है उतना कम उसको यूज करो, कम उसका साइज हो, ताकि फटाफट आपका डाउनलोड होगा। ठीक है? फटाफट डाउनलोड होगा, और जितनी जल्दी आपका प्रॉपरली डाउनलोड होगा उतना फटाफट आपका यूआई दिखेगा। कुछ वेबसाइट को देखो तो आपका लोडिंग 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 आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि उसमें टाइम लग रहा है प्रॉपरली सारे सीएसएस एसेट्स को डाउनलोड होने में। इन बातों को ध्यान रखिएगा और अपने वेबसाइट को जितना हो सकता है उतना ऑप्टिमाइज बनाइएगा। ठीक है? नहीं तो अगर आपने उस वेबसाइट का रेफरेंस दिया, उसने आपका उस वेबसाइट को खोला, ओपन किया, और वो लोडिंग ही लोडिंग करता रहेगा, तो वो समझ जाएगा कि आपने कुछ भी काम नहीं किया और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है। समझ जाएगा कुछ नहीं आता। इसलिए जितना कम हो सकता है उतना कम डाउनलोड होना चाहिए। साइज जितना कंप्रेस कर सकते हो उतना कंप्रेस करो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखोगे यूट्यूब को, 1 GB का अपना वीडियो अपलोड करना, वो उसे 300 तक कम कन्वर्ट कर देता है, सेम क्वालिटी में। डाउनलोड भी तो होगा ना फिर, इसलिए। तो ये था कैसे हम सीएसएस को यूज कर सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं सिलेक्टर्स के बारे में। इसके बाद सबसे पहले जो होता है, इंक्लूड करने के बाद सबसे पहला एलिमेंट को सिलेक्ट करना। हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं एलिमेंट को सिलेक्ट करने के। उसमें से कुछ मैं आपको बता रहा हूं। एक रहता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर, उसको पढ़ लीजिएगा। मेरे पास पैराग्राफ है, इसके अंदर कुछ कंटेंट है, मुझे इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट दो केस में होते हैं, या तो इंटरनल या तो एक्सटर्नल। तो मैं जो भी आप बताऊंगा वो आपका इंटरनल सीएसएस में ही बताऊंगा, क्योंकि दोनों सेम ही काम करते हैं। एक यूनिवर्सल बन जाता है, एक फाइल वाइज बन जाता है, बस इतना फर्क है। चलो जी। अगर आपको सीएसएस में कमेंट देना है तो उसका तरीका ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। और एक होता है मल्टी लाइन। तो मल्टी लाइन के लिए भी सेम प्रोसेस है। जस्ट लाइक एचटीएमएल में होता है एक ही तरीका।
चाहे सिंगल लाइन हो चाहे मल्टी लाइन, वैसे ही यहां पर भी, ठीक है। वहां पे आपका कुछ इस तरीके से दिखता है, टैग लाइक दिखता था, यहाँ पे तरीका अलग है। अगर किसी का सी सी प्लस प्लस से बैकग्राउंड से हो तो वैसा ही है ये। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट सिलेक्टर की। इसको हमने बहुत बार देखा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एलिमेंट सिलेक्टर बोल लो या टैग सिलेक्टर बोल लो, मैंने लिखा पैराग्राफ, जो भी मैं एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहता हूं, और उसके बाद करली ब्रैकेट। ये लिखना कंपलसरी है सीएसएस में। किसी भी एलिमेंट को आप सिलेक्ट कर रहे हो तो सिलेक्टर दे रहे हो, उसके बाद करली ब्रैकेट लिखना कंपलसरी है। ये यूआई पे कभी भी आपको दिखाएगा नहीं कि कुछ दिक्कत आई है, लेकिन दिक्कत है, इसीलिए करली ब्रैकेट को देना कंपलसरी है। उसके बाद जिस प्रॉपर्टी को आपको यूज करना है उसको लिखिए, और जो उसकी वैल्यू वो लिखिए। आप इसको देखोगे तो आपका सीएसएस ऐड हो चुका है। अगर आप एलिमेंट सिलेक्टर यूज कर रहे हो तो एक चीज बता दूं, सेम फाइल में अगर 10 सेम एलिमेंट हैं, ये सब पे वर्क कर जाएगा। 10 हो, 15 हो, 20 हो, ये सब पे वर्क कर जाएगा। सिंपल कहना है मेरा, और ये होता ही है। अगर मैं इसको 10 बार कॉपी कर लूं, तो ये 10 बार आपका सेम आउटपुट आ जाएगा। तो ये आपका है टैग सिलेक्टर या एलिमेंट सिलेक्टर बोल लो। इसके बाद दूसरा आता है आपका आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर यूनिकनेस के लिए यूज किया जाता है। मान लो आपके पास कोई कंटेनर है, कोई पैराग्राफ है, कोई आपका कंटेंट है, उसमें आपको कुछ यूनिक स्टाइलिंग देनी है, तो उसके लिए आप लिखोगे आईडी एट्रीब्यूट और एक कस्टम वैल्यू जो आपको देना है। मैं लिख दिया पैरा 1 लिख दिया अलग से। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, बट नाम वो देना जो आपको मीनिंगफुल लगे। ऐसा नहीं कुछ भी दे दो, आपके साथ साथ आपके जूनियर या आपके सीनियर को दिक्कत हो। सिंपल कह रहा हूं, आपका जूनियर कभी समझ ही नहीं पाएगा, सीनियर समझता समझता परेशान हो जाएगा, साथ में फिर इज्जत से आपको बुलाएगा। बाकी आप अपने आप माहिर हो, क्या हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई नाम दो, वो उसका कुछ मीनिंग हो कि वो काम क्या कर रहा है। अगर आप इसको बॉक्स बना रहे हो तो बॉक्स लिखो, यूनिक स्टाइलिंग दो जिससे कि वो रिप्रेजेंट हो। इसको मुझे अगर आपको सिलेक्ट करना है तो यहां पे आप क्या कीजिए, लिखिए आप यहां पे हैश। अगर आप सिलेक्टर में हैश यूज कर रहे हो तो उसका मतलब आईडी सिलेक्टर की बात हो रही है। और यहां लिख दो पैरा 1, करली ब्रैकेट, कलर और रेड। सेम है, ये तो आपका सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज इसमें है भाई, अब बस ये पहले वाले को ही कलर चेंज करें। अगर आप इस आईडी को मल्टीपल देना चाहते हो दे सकते हो, बट कभी मत देना। इससे दो चीज, पहली चीज, आप जब एक्चुअल में इस एलिमेंट को गेट करना चाहोगे या इस एलिमेंट को गेट करना चाहोगे, हमेशा ये एलिमेंट सिलेक्ट होगा आईडी सिलेक्टर के अकॉर्डिंग। अगर आप इनपुट में देखोगे यही काम हुआ था, जब डॉम पढ़ोगे तो भी। दूसरा, जैसी हैबिट वैसा आपका काम। तो आईडी आप कभी हमेशा एक ही देना। मल्टीपल आईडी एट्रीब्यूट दे रहे हो तो आईडी की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। आईडी का जो नाम होगा वो आपका वो यूनिक होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि मैं एक स्टाइल पे सब पे चेंज ना करूं, कुछ को मैं अलग स्टाइलिंग दूं, कुछ को मैं अलग स्टाइलिंग दूं, तो मल्टीपल स्टाइलिंग की बात चल रही है, तो इसके लिए आप यहां पे यूज करो क्लास। तो क्लास यूज कीजिए, क्लास एट्रीब्यूट यूज कीजिए, और जो आपको देना वो दीजिए। जैसे लाइक रेड दे दिया मैं, यहाँ पे ग्रीन दे देते हैं या फिर ब्लू देते हैं, ब्लू बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपको क्लास सिलेक्टर यूज करना है तो सिंपल आपको यूज करना है डॉट। क्लास सिलेक्टर के लिए यूज होता है डॉट।
और जो भी आपने नाम दिया था उस क्लास एट्रीब्यूट के अंदर वो नाम देना है। तो लिखा रेड, कर्ली ब्रैकेट में कलर और रेड लिख दिया। आउटपुट आपको, सॉरी ब्लू दिया था ना। इसको आप मल्टीपल दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको आप बेशक से मल्टीपल दो, ये बेटर है। और ऐसे ही हम काम करते हैं। जब मुझे लगता है कि मेरा एक सीएसएस मल्टीपल जगह पे सेम चीज लिख यूज करना है मुझे, तो मैं क्लास बनाता हूं, ना कि आईडी। क्लियर है? अब इसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट, मैं इन सबको हटा देता हूं और इसको भी क्लोज कर देता हूं। मैंने लिखा एक पैराग्राफ, इसके अंदर कुछ कंटेंट। अगर आप यहां पे देखो, इसमें बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट स्पेस आ रहा है। इंस्पेक्ट करोगे, दो स्पेसेस हैं। पहला आपका पैराग्राफ का, पहला आपका पैराग्राफ का, दूसरा आपका किसका स्पेस आ रहा है? बॉडी का। और अगर आप कोई भी लेआउट देखो, मैं यहां पे अमेजोन को दिखा देता हूं, क्या आपको साइड से कोई स्पेस मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। बिकॉज हम अपने लेआउट में साइड से स्पेस ही देना पसंद नहीं करते। ये तो बहुत बेकार लगेगा, सही से अलाइनमेंट नहीं कर पाओगे, गैप नजर आएगा, वियर्ड लगेगा, सॉर्ट ऑफ। तो हम क्या चाहते हैं, जो बाय डिफॉल्ट जो स्पेस के लिए मार्जिन लगा है उसको हमें जीरो करना। दो तरीके हैं। पहला तरीका कि मैं काम करूं, टैग सिलेक्टर यूज करूं, बॉडी लिखूं और मार्जिन लिख दूं जीरो, तो एक गायब हो गया, चिपक गया ना कोने में। लेकिन टॉप से आ रहा है बिकॉज ऑफ आपका पैराग्राफ। इसको भी हटाना है तो मैं एक पैराग्राफ लिखूं और यहां पे मार्जिन जीरो लिख दूं। आप चिपक गया, टॉप पे चिपक गया ना। पहले क्या आ रहा, स्पेस आ रहा था, अब स्पेस नहीं आ रहा। एक तरीका तो ये है, जितने भी आप एलिमेंट या टैग जो यूज कर रहे हो उसको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू दो। एक तरीका तो ये है। एक तरीका और है जिसका नाम है यूनिवर्सल सिलेक्ट। ठीक है? और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, व्हाट इज यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो आप इसको कट कीजिए, इसको मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। इसको हटा दिया और मैं यहाँ पे इसको एस्ट्रिक बना देता हूं, बॉडी की जगह लिख देता हूं एस्ट्रिक। बस इतना, बॉडी की जगह एस्ट्रिक। अब देखना सेम आउटपुट आ रहा है, कोने में चिपका हुआ है ना। क्लियर? एक्चुअली में ये क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है एस्ट्रिक की मदद से ऑल टैग को या ऑल एलिमेंट, जिसमें पहले से ही मार्जिन लगी हुई है उसको जीरो कर दे रहा है। जितने भी आप पेज के अंदर या आप पेज के अंदर जितने भी एलिमेंट या टैग को यूज कर रहे हो उसमें जाके चेक कर रहा है। बाय डिफॉल्ट अगर उसमें पहले से मार्जिन लगी हुई है, मार्जिन स्पेस के लिए यूज किया जाता है, तो उसको जीरो कर दे। तो ये एक फायदा है इसका, मुझे बार बार टैग को लिखना नहीं पड़ेगा, इसीलिए यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज किया जाता है। कुछ लोग बॉडी पैराग्राफ सबको एक अलग अलग करके क्या देते हैं, चेंज करते हैं उसकी स्टाइलिंग। क्लियर है? तो तरीके आपके पास है। यह है यूनिवर्सल सिलेक्टर। इससे आपका एक बार लिखने पे जितने भी आप टैग या एलिमेंट यूज करोगे सब में आपका मार्जिन जीरो हो जाए। सबसे बेहतरीन फायदा इसका। क्लियर? तो ये आपका है क्या, आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है? तो इसीलिए अगर आप देखोगे, चाहे आप यूआई बनाओ या कोई और यूआई बनाए, तो पहली लाइन यही होती है। पहली लाइन हम इसी को देना पसंद करते हैं, ताकि पहले से जो स्टाइलिंग लगी हुई है उसको हम हटा दें, इसलिए यूज किया जाता है। जब आप अपने से यूआई बनाओगे ना, आप इसको या अलग अलग से पहले बाय डिफॉल्ट जितने भी टैग या एलिमेंट आप यूज कर रहे हो उसको मार्जिन जीरो दोगे दो, नहीं तो स्पेस आने लग जाता है और बहुत वियर्ड होता है। अब इसके बाद एक और इशू है। इशू क्या है, मान लो मैंने लिखा H1 और हेडिंग,
दो आपके पास टैग है, एक H1 है हेडिंग वाला और एक आपका पैराग्राफ है। दोनों को मुझे सेम स्टाइलिंग देनी है। फिलहाल के दोनों का कलर रेड हो जाना चाहिए, दोनों का कलर रेड हो जाना चाहिए। एक तरीका तो क्या है, दोनों को सेम क्लास दे दो, सिंपल सी बात है। लेकिन जरूरी थोड़ा है कि कल को इस क्लास जो सेम, दोनों को सेम क्लास दोगे तो उनमें सेम प्रॉपर्टी ऐड होगी, तो इसमें कुछ और बाद में करना पड़ेगा तो दिक्कत है। तो उस केस में हम क्या किया जाए, तो हम यूज करते हैं ग्रुपिंग सिलेक्टर। क्या होता है इसको समझते हैं। मान लो मैंने H1 को दिया, मैं टैग वाइज एलिमेंट सिलेक्ट कर रहा हूं, एलिमेंट वाइज। आप चाहो तो क्लास और आईडी यूज कर सकते हो। और मैंने यहां लिख दिया पैराग्राफ, कलर आपका लिख दिया मैंने, आपका यहाँ पे रेड रेड। दोनों को मैं सेम स्टाइलिंग दे रहा हूं। अगर दोनों को मैं सेम स्टाइलिंग दे रहा हूं, दोनों एलिमेंट को, तो भाई ये एक्स्ट्रा पीस ऑफ कोड लिख रहा हूं। और अकॉर्डिंग टू ड्राई मेथड, जितना कम हो सके उतना यूज करो, उतना लिखो। तो आप इसको हटाओ और लगाओ कॉमा और पैराग्राफ पी लिख दो, ये दोनों में काम कर जाएगा। तो जितना आप यहाँ पे लिखोगे उतने में सेम स्टाइलिंग परफॉर्म होगी जो ब्रैकेट के अंदर है। इसको कहते हैं ग्रुपिंग सिलेक्टर। इसकी जगह पे आप आईडी और क्लास को भी दे सकते हैं, इसकी जगह पे आप आईडी और क्लास को भी दे सकते हैं। एक और होता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर, उसको भी दे सकते हैं। तो ये थे सिलेक्टर्स। तो ये हो गए आपके एलिमेंट सिलेक्टर्स। सॉरी, एलिमेंट को कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो, एलिमेंट सिलेक्टर, टैग सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर और आपका ग्रुपिंग सिलेक्टर। कम कोड करना है, सेम स्टाइलिंग है, तो भाई ऐसे दे देते हैं। क्लियर। इसका भी यूज आप बहुत ज्यादा करोगे, हद से ज्यादा करोगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आज के लिए लास्ट टॉपिक, जो कि कलर्स है। एक बार कलर को भी देख लेते हैं। मेरे पास एक पैराग्राफ है, कुछ कंटेंट है। कलर को मैं ब्रीफली डिस्क्राइब कर चुका था, बस यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि उस टाइम मैंने बोला था जो काम आप एचटीएमएल में कर रहे हो वो काम सीएसएस में होता है, क्योंकि वो सीएसएस की प्रॉपर्टी है। तो स्टाइल लेते हैं। मैं टैग सिलेक्टर यूज कर रहा हूं। पहले करूंगा बाय नेम, तो कलर लिखा और लिख दिया रेड। तो इसको कहते हैं बाय नेम। इसको ओपन कर लेंगे, तो ये हो गया आपका बाय नेम। दूसरा तरीका आपका बाय आरजीबी। आरजीबी, तो कलर के लिए आप, रेड कलर के लिए मैं क्या लिखूंगा, आरजीबी और 255 0,0, तो आउटपुट आ जाएगा सेम, ठीक है। अगर आपको ट्रांसपेरेंट देना है, थोड़ा हल्का ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे RGBA होता है, बाय RGBA। तो कलर RGBA, तीन वैल्यू सेम होंगी, 255 0,0, और जो लास्ट वैल्यू होती है वो ओपेसिटी के लिए होती है। ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी की बात करता है। अगर आप वैल्यू दोगे 1, तो ये पूरा कलर देगा। अगर आपने दिया 0.5, तो ये हाफ कलर देगा। इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 तक ही होती है। 0, 0.1, उसमें जितनी डेसिमल वैल्यू देनी वो दो। 0 से लेके 1 तक रहेगी, बीच में कुछ भी वैल्यू दो। जितना नियरेस्ट टू 1 होगा उतना आपको कलर दिखेगा, जितना नियरेस्ट टू 0 होगा उतना लाइट होता चला जाएगा। मैंने 1 लिखा, दिखना ही खत्म सा होगा। क्लियर है। हम RGB को यूज नहीं करते, RGBA को यूज करते। मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम कलर एनकोडिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा आपका हेक्सा यूज करते हैं, फिर RGB यूज करते हैं ना। RGB नहीं, RGBA यूज करते हैं। इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ना कि RGB को, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एक वैल्यू मिलती है जो अल्फा बोला जाता है, ओपेसिटी बोला जाता है। उसका एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन जब आप करोगे, जब आपको बैकग्राउंड कलर की जरूरत पड़ेगी, उसको क्या बनाना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट, तब जरूरत पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं बाय HSL। कलर HSL, रेड कलर चाहिए तो 0,
100% और 50%। याद है ना कि भूल गए? आउटपुट देखो परफेक्ट है। जैसे इसके पास आपका ट्रांसपेरेंट के लिए आपके आरजीबी के पास ट्रांसपेरेंट के लिए मिलता है ना, वैसे इसमें भी मिलता है HSLA अल्फा। ओपेसिटी के लिए ये सेम आउटपुट के लिए बाई HSLA। कलर और लिखा HSLA और लिख दिया हमने आपके पास 0, 100%, 50%, 1। 1 दोगे तो पूरा प्रॉपर कलर। अगर आप इसको 0 दे दोगे तो भाई पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। एलिमेंट है भाई। अगर आप यहां लिख दोगे 0.5 तो आउटपुट आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया HSLA। इसके बाद नेक्स्ट चीज की बात करें, जो लास्ट था आपका हेक्सा, जिसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। कलम हैज FF0000। किसके लिए भाई? ये रेड कलर के लिए। तीन तीन में भी दे सकता हूं 00 और आपका रेड कलर। डिटेल में हमने पढ़ लिया था, तो इसीलिए मैं ज्यादा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं करता। तो ये थे आपके जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया था। इसमें एक्स्ट्रा चीज मैंने आपको एलिमेंट सिलेक्टर में बताया है, 2 एक्स्ट्रा चीज। बाकी सारी कहानी आज पिछला ही वाला है जो मैंने आपको एचटीएमएल में बताया था। बैकग्राउंड कल पढ़ाऊंगा, बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विड्थ, बस इतना। बॉर्डर, बैकग्राउंड हो गया, बॉर्डर हो गया, मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गया और हाइट और विड्थ। ये 5 हम कल लेके चलेंगे, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे। एक चीज बता दो, प्रॉपर्टीज आपको थोक के भाव मिलेंगी यहाँ पे। जितना आप प्रॉपर्टी को यूज करोगे उतना आपको याद रहेगा। तो याद करने का मूल मंत्र ये है, यूज करना। यूज करोगे तो याद रहेगा, यूज नहीं करोगे याद भूल जाओगे, फिर गूगल करना पड़ेगा। कुछ हुआ करता था। चलो फिर आज के लिए।